चलिए आज हम लोग आए हैं एक नए सूची कोड को लेकर के। और यह सूची कोड वर्तमान समय में उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी जब इसका निर्माण किया गया था तो उस समय यह काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, यूरोप में भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो आज हम लोग जिस सूचीकरण पद्धति की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ईज़ाएटज़का कोड। ईज़ाएटज़का कोड। अब आपके मन में होगा कि सर यह किस प्रकार का कोड है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कोड को पहली बार नाम सुने होंगे कि ईज़ाएटज़का कोड है क्या। तो यह एक प्रकार का जो पद्धति है यह सूचीकरण है। यह क्या है? एक सूचीकरण पद्धति है। तो सूचीकरण पद्धति का मतलब क्या? कैटलॉगिंग। तो एक का ईज़ाएटज़का कोड क्या है? तो यह एक सूचीकरण पद्धति है। कौन सी पद्धति है? यह एक सूचीकरण पद्धति है, और एक ऐसी सूचीकरण पद्धति है जो जापान के पुस्तकालयों के लिए उपयोग में लाया गया था। हालांकि कुछ विद्वानों का मत यह है कि यह जापान का नहीं, जर्मनी का है, लेकिन अभी तक स्पष्ट जर्मनी का है यह पता नहीं चला है, लेकिन जापान का है यह कहीं कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जर्मनी में एक ईज़ाएटज़का नाम से एक व्यक्ति हुए, तो हो सकता है कि इस कोड को उन्होंने ही बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जापान के पुस्तकालयों के लिए मुख्य रूप से बनाया गया था, तो इसीलिए इसको हम लोग जापानी कोड भी कहते हैं। जैसे हम लोग ट्रिपल सी को भारत में भारतीय सूची संहिता कोड कहते हैं, AS या 2 को हम लोग अमेरिका की सूची कोड कहते हैं, उसी तरीके से ईज़ाएटज़का को हम लोग जापान का सूची कोड भी कहते हैं। तो ईज़ाएटज़का कोड किस देश की सूची संहिता है? क्वेश्चन आ भी गया है कि ईज़ाएटज़का कोड किस देश की सूची संहिता है या किस देश की सूची संहिता मानी जाती है। तो किस देश की है? मैंने अभी ही आपको बताया है, तो वह है जापान की। किस देश की है? जापान की। इसको जापानी कोड भी कहते हैं, कहा जाता है, या इसको जापानी कोड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ईज़ाएटज़का कोड सूची संहिता को किसने प्रतिपादित किया, किसने बनाया था? ईज़ाएटज़का सूची संहिता को किस विद्वान ने या किस व्यक्ति ने बनाया था? कौन है? रंगनाथन तो बनाए नहीं थे, क्योंकि वो तो भारत के थे। कटर साहब नहीं बनाए थे, इनका एक अलग ही अपना था। डी साहब का तो सूचीकरण पद्धति है नहीं, तो इसीलिए ईज़ाएटज़का साहब ने इस सूची संहिता को बनाया था। और इन्होंने अपने नाम पर कौन सा सूचीकरण पद्धति रखा? ईज़ाएटज़का कोड रखा। अपने ही नाम पर इन्होंने एक सूचीकरण पद्धति को रखा। ये सब लोग करते भी है, क्योंकि डी साहब ने भी क्या किया? डीडीसी को डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन अपने नाम पर इन्होंने रखा। उसी प्रकार से ईज़ाएटज़का लोग का कोड को इन्होंने अपने नाम से रखा है। अब है ईज़ाएटज़का कोड कि जो साहब थे, क्या नाम था इनका? ईज़ाएटज़का साहब जो थे वो किस देश के मूल निवासी, किस देश के निवासी थे? मूल फिर अलग थे। मूल कहा जाता है कि ये जर्मनी के थे। मूल निवासी वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। लेकिन यह किस देश में निवास किए थे? तो यह जापान में किए थे। किस देश में रहते थे? जापान में रहते थे। यह भी भारत के लोग कहीं अलग जा करके तो वह निवासी वहां के हो जाएंगे, लेकिन मूलवासी कहाँ के? जहां उनका जन्म होगा। तो यह जर्मनी के कहे जाते हैं, लेकिन ये निवासी कहाँ के थे? जापान के थे। ईज़ाएटज़का साहब किस पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष थे? ईज़ाएटज़का साहब किस पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष थे? तो जापान के राष्ट्रीय या किसी शैक्षणिक पुस्तकालय के मुख्य पुस्तकाध्यक्ष थे। कहा जाता है कि या तो जापान के राष्ट्रीय पुस्तकालय के थे या वहां के एक विश्वविद्यालय थे, उस विश्वविद्यालय पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष थे। तो यह स्पष्ट नहीं अभी तक मिला है कि वो कहाँ के थे, क्योंकि यह बहुत पहले की बात है, 1886 के आसपास की बात है। इसीलिए इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि वो कहाँ के थे, क्योंकि इसी नाम से एक जर्मनी में भी लोग रहते थे, इसी नाम से। वहां से भी थोड़ा सा है कि शायद वो जर्मन तो नहीं थे, लेकिन जापानी होने का इनको सबूत मिला है। तो यह कहाँ के थे? तो जापान के राष्ट्रीय या किसी शैक्षणिक पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। ईज़ाएटज़का साहब किस देश के मूल निवासी थे? क्वेश्चन आ भी गया है, किस देश के मूल निवासी थे? तो यह मूल निवासी थे कहाँ के? जर्मनी के। यह मूल निवासी कहाँ के थे? जर्मनी के थे। आगे चलते हैं। ईज़ाएटज़का कोड का प्रयोग किस देश के पुस्तकालयों के लिए ज्यादातर हुआ? किस देश के पुस्तकालय के लिए हुआ? स्वाभाविक है कि
इसकी जो शुरुआत हुई वह जापान में हुआ। तो जापान के पुस्तकालयों के लिए ही ज़्यादा उपयोग होगा, क्योंकि इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से ASIA-2 का हुआ उतना बढ़िया तरीके से इनका नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। इजायतजका कोड का प्रथम प्रकाशन, इजायतजका कोड का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया? यह नाम भी थोड़ा अपने आप में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि उधर साइड के लोगों का नाम इसी तरीके से होता है, तो उन्होंने अपने नाम पर ही इस कोड को रख लिया। तो क्या है, इस इजायतजका कोड का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इस कोड का प्रथम प्रकाशन किया गया था 1886। क्या है? यह बी आंसर है, 1886। 1886 ईस्वी में इजायतजका कोड का प्रथम प्रकाशन किया गया था। आगे चलते हैं। इजायतजका कोड का प्रथम प्रकाशन 1886 ईस्वी में हुआ। यह किस भाषा में? हालांकि कहीं कहीं ऐसा प्रमाण मिला है कि यह 1888 में भी हुआ है, लेकिन स्पष्ट प्रमाण 86 का मिलता है। लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है कुछ कुछ बुक्स में 1988 भी है, लेकिन ऐसा वहां भी एक कोड करके नोट करके लिखा गया है कि 1988 या 86 में, स्पष्ट प्रमाण 1986 का है। तो कहीं कहीं अगर आपको 1800 का है, तो 1886 भी अगर हो तो सही है, 1888 हो और 86 नहीं हो तो 88 भी आपके लिए सही है। इसीलिए अगर कहीं 1888 मिल जाए तो यह मत कहिएगा कि सर तो गलत पढ़ा दिए, क्योंकि कहीं कहीं 1888 भी है और 86 भी है। नोट करके लिखा हुआ है कि स्पष्ट प्रमाण 1886 ज्यादा प्रतीत होता है, ठीक है, इसीलिए वो दोनों होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि इजायतजका कोड का प्रथम प्रकाशन 1886 ईस्वी में किस भाषा में हुआ था? क्या वह अंग्रेजी भाषा में हुआ था? क्या वह जापानी भाषा में हुआ था? जर्मन भाषा में हुआ था? या फ्रेंच भाषा में हुआ था? किस भाषा में हुआ था? तो जब जापान की सूची संहिता कही जाती है तो इसका किस भाषा में हुआ? जापानी भाषा में। इसका प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन जापानी भाषा में हुआ। आगे हम लोग चलते हैं। किस सूची संहिता को निप्पॉन का कैटलॉग कोड, किस सूची संहिता को निप्पॉन का कैटलॉगिंग कोड भी कहा जाता है? निप्पॉन का कैटलॉगिंग कोड भी कहा जाता है किस सूची संहिता को? इसी को, इजायतजका कोड को निप्पॉन का कैटलॉगिंग कोड भी कहते हैं, ठीक है। वेटिकन को तो कहेंगे नहीं, इस CCC को नामे नहीं कही है, और ASIA-2 का इसे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इजायतजका कोड को निप्पॉन का कैटलॉग कोड भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। किस विद्वान ने इजायतजका कोड का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इस कोड का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है। किसने किया था? वो विद्वान थे, रंगनाथन तो किए नहीं, CA कटर साहब किए नहीं, मेलविल लुईस साहब किए नहीं, तो यह किए थे E.O. विंटरफील्ड ने। कौन किए थे? E.O. विंटरफील्ड साहब ने इस इजायतजका कोड का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आगे चलते हैं। E.O. विंटरफील्ड साहब ने इजायतजका कोड का अंग्रेजी में अनुवाद किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था? 86 में तो प्रकाशन नहीं हुआ था, तो इसका इन्होंने किया था कब? 1886 में तो प्रकाशन हुआ, 1890, 1900 या 1895, तो यहां होगा 1890। 1890 ईस्वी में E.O. विंटरफील्ड साहब ने इस इजायतजका कोड का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किस कोड को जर्मनी की सूची संहिता भी कहते हैं? इसको इजायतजका कोड को जर्मनी का भी सूची संहिता कोड कहते हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा? यही इजायतजका सूची कोड को जर्मनी की सूची संहिता भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो मूल जन्म था वो जर्मनी में हुआ था। तो लोग अपने नाम से भी, जब कोई बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है तो लोग अपने नाम से जोड़ने भी लगते हैं। तो जर्मन के लोगों का कहना है कि चूंकि उनका जन्म मेरे देश में हुआ है तो वह मेरी भी सूची संहिता हुई,
यही कारण है कि इनको जर्मनी सूची संहिता भी कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। ई जा या त जका कोड को जर्मनी कोड क्यों कहा जाता है? जर्मनी कोड क्यों कहा जाता है? अब क्वेश्चन आ भी गया है, क्योंकि कहीं कहीं ई जा ए त जका का नाम जर्मनी के ब्रेसला विश्वविद्यालय पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष के रूप में मिला है। कहीं कहीं ऐसा प्रमाणित होता है कि ई जायतका साहब जो थे वह जर्मनी के एक ब्रेसला विश्वविद्यालय था उस समय, उस पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष थे, इसीलिए इनको जर्मनी से भी जोड़ा जाता है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से यह जापानी कोड है और ई जायत का साहब जो थे वो जापान में थे और जापान के विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकों के सूचीकरण के लिए इस कोड को अपनाया था। तो यह जापानी भी कहते हैं और चूंकि वह जर्मन के थे इसीलिए कुछ लोग इनको जर्मनी के भी सूची कोड कहा जाता है। तो फिर हम लोग नए वीडियो में एक नए जानकारी लेकर के आपके पास आ रहे हैं। अभी तक इस वीडियो के लिए इतना ही।